हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सारणी, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्व में उपलब्ध कराए गए सभी भौतिक विज्ञान के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और आपने उनका अध्ययन कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और आज का हमारा जो टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सारण सर पर उपलब्ध होगा, उस टॉपिक का नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हम इसकी बात करेंगे। देखिए, हमने अब तक संधारित्र के बारे में पढ़ा है कि संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता के कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे कि संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है तो वो ऊर्जा कितनी होती है, उसका व्यंजक बनाना है। तो सर्वप्रथम हम एक संधारित्र लेंगे और किसी क्षण उसमें विभव निकाल लेंगे और किसी संधारित्र में किसी निश्चित विभव में एकांक आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। वो ऊर्जा जो होगी वो हमारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस संधारित्र के प्लेटों के मध्य उस संधारित्र की व्यवस्था में संचित हो जाएगी। हम बात करते हैं कि एक कोई भी चालक है, क्योंकि संधारित्र देखा जाए तो चालक प्लेट का एक युग्म है, तो हम किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह आवेशित चालक की ऊर्जा कहलाती है। देखिए, किसी भी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो जब उस पर की प्लेटों को आवेश देंगे और जो आवेश देंगे किसी विभव के विरुद्ध आवेश दिया जाएगा तो उस समय जो कार्य किया जाएगा वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं। माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, हम एक संधारित्र लेके आए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है। उसकी धारिता C है, किसी समय पर उस पर Q आवेश है तो उस समय विभव उसकी V1 है। हम सब जानते हैं कि दिया गया आवेश उसमें विभव के समानुपाती होता है, Q समानुपाती विभव और Q इज इक्वल टू CV। तो उस क्षण की बात करें हम कि जब हमने Q आवेश दिया और उसकी विभव कितनी होगी V'। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में रिलेशन ले लिया संधारित्र का, V' इज इक्वल टू Q अपॉन C, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर अल्प आवेश dQ को स्थानांतरित करना है। हम थोड़े से आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले जाने की कोशिश करेंगे और आपको पता है कि प्लेटों के मध्य विभव V' है और इस V' विभव में जब अल्प आवेश को स्थानांतरित किया जाएगा तो कोई ना कोई हमें कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य निकाल लेंगे और उसी कार्य को हम ऊर्जा के रूप में संचित कर लेंगे। तो जो कार्य किया गया वो किसके बराबर हो जाएगा? कार्य का सूत्र हमें पता है कि dW यानी अल्प आवेश को स्थानांतरित किया हमने, dQ आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं, इसलिए जब अल्प आवेश को स्थानांतरित करेंगे तो किया गया कार्य भी अल्प मात्रा में होगा। तो dW इज इक्वल टू V' इंटू dQ यानी विभव गुना में दिया गया या स्थानांतरित किया गया आवेश। V' का मान इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, Q अपॉन C इंटू dQ। ये हमारा वो कार्य है, वो अल्प कार्य है जो dQ आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक भेजने में किया गया। यदि हम संधारित्र पर शून्य से Q आवेश स्थानांतरित करते हैं, यानी प्रारंभ करेंगे जब उन प्लेटों पर कोई भी आवेश नहीं था, वो प्रारंभिक स्थिति है, फिर हम धीरे धीरे उन पर आवेश स्थानांतरित करते चले गए और एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो पूर्ण रूप से संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित कर देंगे और वो पूर्ण आवेश हमने कैपिटल Q लिया, तो उस समय किया गया कार्य कुल कार्य के बराबर हो जाएगा। और कुल कार्य कैसे निकाल लेंगे? कुल कार्य निकालने का हमें पता है कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और dW की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली, उसका मान रखें तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q अपॉन C इंटू dQ और लिमिट क्या होगी? 0 से लेकर कैपिटल Q आवेश, क्योंकि उसको हम शून्य से प्रारंभ से लगे थे और Q आवेश तक उसको स्थानांतरित करना है। अब जैसे ही ऐसी स्थिति बनी तो C क्या है? कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे। जैसे ही इसको बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा Q इंटू dQ
इंटीग्रेशन करना है हमने। समाकलन का नियम क्या था? समाकलन का नियम होता है कि जो भी घात है उसमें एक जोड़ दो, यानी एक बढ़ा दो उसकी घात को, और उस घात से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ Q1 dQ है, इसकी घात कितनी है 1, एक और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो Q की 2/2, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा Q²/2। लिमिट अपर रहेगी, लोअर लिमिट लोअर, और हम लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा 1/2C, ऐसे कैसा? Q² माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो हमारा लास्ट में क्या निकल जाएगा? वर्क डन। हमारा वर्क डन निकल गया Q²/2C। जो यह किया गया कार्य है यह इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और इसे U से लिख देंगे, U बराबर है Q²/2C। अब इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं Q = CV होता है। क्या होता है? Q = CV होता है। तो Q = CV, तो ऊपर जो हमने कार्य U निकाला है उसमें Q की वैल्यू रखोगे तो हम इस फॉर्म में ले आएंगे इसको, 12CV²। जब भी आपको संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक आए या इसके ऊपर संबंधित न्यूमेरिकल आए तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 12CV²। एक इसी व्यंजक को बनाने के लिए, ऊर्जा के व्यंजक को बनाने के लिए एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास, एक दूसरा तरीका भी है, दूसरी विधि और देख लो। देखिए, हम सब जानते हैं किसी भी चालक प्लेट को दिया गया आवेश, किसी भी चालक प्लेट को दिया गया आवेश उसकी प्लेटों के में वृद्धि किए गए विभव के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। तो Q समानुपाती V और Q = CV। तो यहाँ आप देखें, जब Q और V के बीच आप ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा में ग्राफ आएगा, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि Q समानुपाती V है। जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपके Q का मान बढ़ता चला जाएगा, या जैसे जैसे Q का मान बढ़ाओगे तो V का मान बढ़ता चला जाएगा। जब आप Q और V के बीच ग्राफ बनाएंगे तो वो सरल रेखा में ग्राफ आएगा। एक इस दिशा में हमने V ले लिया और इस दिशा में हमने Q ले लिया। जैसे जैसे Q बढ़ाओगे V बढ़ता चला जाएगा, तो सीधी रेखा में ग्राफ आ जाएगा। O से A तक हमारा ग्राफ है, ये सरल रेखा में ग्राफ है। तो अब देखिए, Q और V हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है? आवेश गुणा में विभव। और ग्राफ से जब आप भौतिक राशि ऊर्जा को निकालना चाहें या कार्य को निकालना चाहें तो Q और V के मध्य बने ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी Q और V का जो ग्राफ है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कार्य को प्रदर्शित करेगा। तो मैंने यहाँ स्पष्ट कर रखा है कि कार्य क्या हो गया? QV ग्राफ का क्षेत्रफल। और QV ग्राफ क्या है? ये OAB, यानी आकृति OAB का क्षेत्रफल। और आकृति OAB क्या है? एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। आधार इसमें O से B है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। आधार कौन हो गया? O से B, और ऊंचाई कौन होगी? A से B। तो ऊंचाई AB, इनके मान रख दें। 1/2 ऐसे का ऐसा V, O से B कितना है? V, और A से B कितना है? ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर Q। तो कितना आंसर हो गया? 12QV। परंतु हम सब जानते हैं Q = CV होता है, तो Q का मान है, इस इक्वेशन में Q का मान CV रख देंगे तो क्या बन जाएगा? 12CV²। यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये दूसरी विधि भी है, आपको जो भी विधि अच्छी लगे उस विधि से आप आसानी से आप डेरिवेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों मेथड हैं, चाहे आप 12CV² का फॉर्मूला या तो आप पहली विधि से निकाल लें जिसमें अल्प आवेश का स्थानांतरण करके संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित कर लें, या दूसरा ग्राफ विधि से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक और है, इसके साथ ही अटैच है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये पूछते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व निकालना है। देखिए, पहले इस भौतिक राशि को समझ लीजिए कि ये ऊर्जा घनत्व होता क्या है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी घनत्व किसके बराबर हो जाएगा? ऊर्जा को हम ऊर्जा बटे हुए आयतन, ऊर्जा बटे हुए आयतन, यानी किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा U है और उसका आयतन से भाग दे दिया जाए तो वो ऊर्जा घनत्व हो जाएगा हमारा। ऊर्जा घनत्व देखिए, अब हम
यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये न्यूमेरिकल के अनुसार भी बहुत अच्छा है। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। वो विद्युत क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संधारित्र की ऊर्जा घनत्व को विद्युत क्षेत्र के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हम इसको शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, एक समानांतर प्लेट संधारित्र ले लेंगे। ऐसे एक ये इसका धन प्लेट है और ये इसकी ऋण आवेशित प्लेट है। इस प्लेटों के मध्य दूरी है वो स्मॉल डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और निर्वात की स्थिति है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और इनके मध्य की दूरी है वो डी है, तो संधारित्र का आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा प्लेटों के बीच की दूरी, यानी ए इंटू डी इसका आयतन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है कि माना समानांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए और क्यू आवेश इनकी प्लेटों के ऊपर उपलब्ध है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी चालक प्लेट हैं और चालक प्लेट के लिए विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने अच्छे से देखा हुआ है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है विभव V बटे हुए प्लेटों के मध्य दूरी के बराबर होती है, या ऐसे भी कह सकते हो आप कि V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। V विभव है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और D प्लेटों के मध्य दूरी है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी पहली इक्वेशन है कि जब किसी भी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उसके विद्युत विभव से किस प्रकार संबंधित है। फिर निर्वात में हमने एक पीछे, आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, आपने नोट्स बनाए हो तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या थी। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये सेकंड इक्वेशन हमें C के मान का भी पता लग गया। अब हम देखते हैं, इससे जस्ट पहले मैंने आर्टिकल ऊपर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक वो कितना आया था, ये वाला U इज इक्वल टू U कैपिटल है, ये कैपिटल U ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। ये किसके बराबर हो गया, हाफ CV स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रख दें। समीकरण 2 में C का मान है, यहाँ रख देंगे। समीकरण 2 का मान ये रख दिया। समीकरण में 1 में V का मान था E इंटू डी, तो स्क्वायर है तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। जो कटे उसको काट दो। यहाँ आप देख पाएंगे एक D से एक D कट जाएगी तो एक D बचेगी। और इसको किस तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हमने अंदर ब्रैकेट में ले लिया और इसको जब ब्रैकेट में लिया तो बाहर कौन बच गया, A इंटू डी। ये हम यहाँ तक इसको स्पष्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। हमें इस बात का पता लग गया कि विद्युत क्षेत्र के पदों में ऊर्जा का व्यंजक क्या है। ऊर्जा का व्यंजक क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। अब हम संधारित्र का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें इस बात का पता है कि ऊर्जा घनत्व ऊर्जा भाग में उस संधारित्र के आयतन के बराबर होता है। तो संधारित्र का आयतन कैसे निकालेंगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल या संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल गुणा में प्लेटों के मध्य दूरी A गुणा में D, ये समीकरण 4। ऊर्जा घनत्व निकालना है, यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा भी इसी को बोलते हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि ऊर्जा घनत्व का मतलब एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा ही है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और ये ध्यान रखना कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को स्मॉल u से लिखते हैं और ये किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल u हो जाएगी हमारी ऊर्जा बटे हुए आयतन। ऊर्जा समीकरण 3 से मान रख लो, कितना था समीकरण 3 में, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए डी, और आयतन कितना है AD। AD से क्या हो जाएगा, AD कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये AD से AD कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, स्मॉल u, यानी ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमारा आर्टिकल थे 2, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के अनुसार भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के अनुसार भी। अब हम इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है। मैं जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा उसके बाद इस चैप्टर के एक टॉपिक बनाऊंगा मैं पूरा, जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही होंगे।
लेकिन ये टॉपिक से रिलेटेड हल्के हल्के न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। एक नया वीडियो और लेके आऊँगा मैं, एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें इस चैप्टर के 4 चैप्टर यानी कैपेसिटर और संधारित्र के न्यूमेरिकल होंगे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो भी, आप उसको भी देखेंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 8 माइक्रो फैरड धारिता का एक संधारित्र, यानी संधारित्र की धारिता दे रखी है 8 माइक्रो फैरड। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻⁶ फैरड। किससे जुड़ा हुआ है? इसको 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी वोल्टेज दे दी, V की वैल्यू दे दी हमें 50 वोल्ट। संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? सबसे पहले हमें ये विचार करना है कि हमें गिवन क्या है, क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है? एक तो C दे रखा है 8 × 10⁻⁻⁶ फैरड। दूसरा दे रखा वोल्टेज बैटरी दे रखी है 50 वोल्ट की। जब आपको C और V दे रखे हैं और निकालना क्या है, अब ये देख लीजिए, यहाँ अंतर देख लें, ऊर्जा निकालनी है या ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है? ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा क्या था? U = ½ CV²। C भी दिया है, V भी दिया, वैल्यू रखें तो कैसे बन जाएगा ये? U = ½ C की वैल्यू रखता हूँ मैं 8 × 10⁻⁻⁶ इंटू V²। V² का मतलब हो गया 50 × 50। अब जो कटे उसको काट दो, 2 से इसको काटोगे 4, ये हो गया 1 0 ये है, 1 0 ये, तो यहाँ -6 है, तो ये कितने रह जाएंगे? 4। 5 और 5 की मल्टीप्लाई करें, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, और 4 से करेंगे 100। 100 × 10⁻⁻⁴, और 2 0 और कैंसिल करोगे यहाँ से तो कितना बन जाएगा इसका आंसर? 10⁻⁻⁴ में से 2 और माइनस करो, -2, और आगे लग जाएगा जूल। ये आपकी इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपका जो आंसर निकालना था, ऊर्जा, इतनी वैल्यू इसकी निकल जाएगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गिवन क्या है। गिवन क्या था? यहाँ C और V 2 चीज़ दे रखी थी, और फॉर्मूला क्या है हमारा ऊर्जा का? ½ CV²। C की वैल्यू रखो, V का स्क्वायर था तो V × V, यानी V का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 माइक्रो फैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 220 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। देखिए यहाँ आपको इस बात को कंफर्म करना है कि गिवन क्या है। पहले तो C = 6 माइक्रो फैरड दिया हुआ है, गिवन है ये बात कि 6 माइक्रो फैरड का एक संधारित्र है। उसके विभवांतर में परिवर्तन करना 10 वोल्ट से 20 वोल्ट। पहले कितना था? 10 वोल्ट, ये प्रारंभिक वैल्यू है, और 20 वोल्ट क्या है? ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी अंतिम ऊर्जा निकाल के उसमें से प्रारंभिक ऊर्जा को घटा दिया जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि दोनों में ऊर्जा का अंतर कितना है। और ऊर्जा का सूत्र क्या है दोनों के लिए? U = ½ CV²। तो हम ऊर्जा निकालते हैं, पहले प्रारंभिक ऊर्जा UI निकालते हैं। पहले UI क्या हो जाएगी? ½ C कितना दे रखा है? 6 × 10⁻⁶, और V कितना है? 10 वोल्ट है, तो 10 × 10, तो 10 वोल्ट थी प्रारंभ में, 10 × 10। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करते ही हमारे पास आंसर आएगा, 2 से 6 को काट देंगे, 3 गुणा में ये 100 है, 10⁻² है, और वो 6 है, तो 10⁻⁻⁴ जूल। आप याद रखेंगे कि प्रारंभिक ऊर्जा 3 × 10⁻⁴ जूल के बराबर होगी। अब हम अंतिम ऊर्जा निकाल लेंगे। U फाइनल क्या हो जाएगी? फॉर्मूला यही है, ½ CV² वाला फॉर्मूला रहेगा। C का मान कितना है? 6 × 10⁻⁶, और V अब कितनी वोल्टेज हो चुकी है? पहले 10 थी, अब कितनी होगी? 20 होगी, तो 20 × 20। ये हम सोल्व कर रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 पे 3 6, अब 20 और 20 400 होता है। ये हो गया 3 × 400 × 10⁻⁶, तो 4 थी, ये 12, और 2 0 इसको कम कर देंगी, तो अब कितना हो गया? ये U फाइनल कितना हो जाएगा? 12 × 10⁻⁴ जूल। हमारे पास प्रारंभिक ऊर्जा भी निकल गई और अंतिम ऊर्जा भी निकल गई। जब दोनों ऊर्जा निकल चुकी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है कि फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है, डेल्टा U निकालनी है, U फाइनल माइनस U इनिशियल।
ये हम फॉर्मूला लगा दें। फाइनल कितनी है जी, 12 गुणा 10 की -4 घटा 3 गुणा में 10 की -4, तो 12 में से 3 गया 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻4 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से निकालें तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी चाहें ये फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा मैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में डाल दें उसको, हम उसको सोल्व कर लेंगे। और आप निरंतर अपनी पढ़ाई को ध्यान रखें, जारी रखें। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।